आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी द हाउस नेक्स्ट डोर के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन होने के साथ साथ एक बहुत ही डरावनी मूवी भी है। ये एक तमिल मूवी है जिसमें मूवी के लास्ट में कुछ बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको इस मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक माँ और बेटी को दिखाया जाता है जो कि चाइनीज है और वो अपने घर में बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है सूर्य ग्रहण को और फिर कहानी आती है कई साल आगे, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक न्यूली मैरिड कपल को, जिसमें लड़के का नाम होता है कृष्णकांत आचार्य यानी क्रिश और लड़की का नाम होता है लक्ष्मी, जिनके पड़ोस में हाल ही में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई है जिसका नाम है डिकोस्टा फैमिली। क्रिश सिटी हिल्स हॉस्पिटल में काम करता है और वो एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन स्पेशलिस्ट है और इंडिया का बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है। और हॉस्पिटल में उसके एक फ्रेंड होते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट होते हैं और उनका नाम होता है डॉक्टर प्रसाद। और तब दिखाया जाता है डिकोस्टा फैमिली को, जिन्होंने घर में रात को पार्टी रखी होती है नए घर में आने की खुशी में। और ये घर वही होता है जिसमें कई साल पहले वो चाइनीज माँ और बेटी रहती थी। और इस पार्टी में क्रिश और लक्ष्मी भी आए होते हैं। जैनी क्रिश को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जैनी पॉल डिकोस्टा की बेटी है और जैनी क्रिश से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश उससे इतनी बात नहीं करना चाहता और वहां से चले जाता है। और तभी क्रिश घर में घूम रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो पॉल की छोटी बेटी है जिसका नाम सारा है, वो खिड़की से बाहर कुछ देख रही होती है। जब क्रिश देखता है तो बाहर जैनी कुएं के ऊपर खड़ी होती है और वो कुएं के अंदर छलांग मार देती है। क्रिश पॉल को रस्सी लाने को कहता है और भागता हुआ कुएं के अंदर जाकर कूद जाता है। जब वो जैनी को बचाने जाता है तो वो देखता है कि वो जैनी नहीं कोई और था, जिसे देखकर क्रिश डर जाता है और कुएं से बाहर आ जाता है। लेकिन फिर वो उसे बचाने दोबारा अंदर जाता है और इस बार वो जैनी को बाहर ले आता है और फिर क्रिश उसे होश में भी ले आता है और वो पूरी तरह से ठीक होती है। जब क्रिश अपने घर में आता है तो वो उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है कि उसने कुएं के अंदर वो क्या देखा था। लक्ष्मी उसे इस बात पर बोल रही होती है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं के अंदर छलांग मार दी और उसके माँ बाप से ज़्यादा चिंता तुम्हें हो रही थी। लेकिन क्रिश उसकी बात को गौर से नहीं सुन रहा होता और वो तभी जैनी के पास आकर उसे किस करने लग जाता है और ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आ जाते हैं। उसी दिन रात को पॉल क्रिश के घर आता है और उसकी मदद मांगता है क्योंकि जैनी को दौरा पड़ा होता है और क्रिश उसे ठीक कर देता है और पॉल को कहता है कि जैनी को हॉस्पिटल ले आना, हम उसके ऊपर कुछ टेस्ट कर देख लेंगे। अगले दिन सुबह जैनी क्रिश को उसके घर पर थैंक यू बोलने आती है और फिर थोड़ी देर तक जैनी अपने फादर के साथ क्रिश के पास टेस्ट करवाने चली जाती है और सारी रिपोर्ट्स पूरी तरह से नॉर्मल होती है। और उसी दिन पॉल के घर में दिखाया जाता है जो पॉल की वाइफ है लीजी, उन्हें अपनी अलमारी के अंदर कुछ चाइनीज में लिखा हुआ सेंटेंस मिलता है और तब लक्ष्मी उनके घर के बाहर आती है जो कि डोर बेल रिंग करती है। लेकिन दोनों बार रिंग करने पर भी कोई बाहर नहीं आता तो लक्ष्मी अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर लीजी मिलती है और वो लीजी को कहती है कि शायद तुम्हारी डोर बेल काम नहीं कर रही, मैंने बजाई थी लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। लक्ष्मी डिकोस्टा फैमिली को उनके घर पर आज रात को डिनर पे आने के लिए इनवाइट करने आती है और तभी वो एक बच्ची को भागते हुए देखती है, लेकिन वो सोचती है कि शायद ये उनकी छोटी बेटी सारा है। लेकिन तभी लिज़ी उन्हें बताती है कि उनकी दोनों बेटियां घर पर नहीं हैं, वो बल्कि अपने फादर के साथ गई हुई हैं। और कोई बाहर आता है और डोर बेल रिंग कर देता है और इस बार डोर बेल काम करने लग जाती है। लेकिन इस बात पर लिज़ी और लक्ष्मी इतना ध्यान नहीं देती और जब लक्ष्मी भी उस रूम से बाहर चली जाती है तब दिखाया जाता है कि उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो रहा है। उसी रात को क्रिश के घर पर सिर्फ पॉल, लिज़ी और जैनी आती हैं और जो उनके फादर और उनकी छोटी बेटी सारा होती है वो जल्दी सो गए होते हैं, इसलिए वो उनके घर पर नहीं आ पाते। जैनी डाइनिंग टेबल पर क्रिश से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्रिश बार बार उसे रोक रहा होता है और तब वहाँ पर लक्ष्मी भी आ जाती है जो कि उन्हें थोड़ा देख लेती है, लेकिन वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। और डिनर खत्म होने के बाद जैनी खिड़की से अपने घर की तरफ देखती है और उसे वहाँ पर एक साया दिखता है और उसके बाद क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। इसे देखकर जैनी बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और अपने घर चली जाती है। उसी रात को पॉल को अपने घर पे पियानो बजाने की आवाज़ आ रही होती है। वो सोचते हैं कि शायद उनके फादर चला रहे होंगे, लेकिन जब वो उनके रूम में देखने जाते हैं तो उनके फादर भी सो रहे होते हैं और जैनी भी सो रही होती है। तब वो पियानो वाले रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पियानो नहीं बज रहा, बल्कि वहाँ पर एक छोटा सा म्यूज़िक डिवाइस है वो बज रहा होता है और वो उसे बंद कर कर वहाँ से जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी वो म्यूज़िक डिवाइस अपने आप दोबारा ऑन हो जाता है। इस बार पॉल जब वापस आते हैं तो उसकी दोनों बैटरीज निकाल देते हैं और बैटरीज भी अपने साथ ले जाते हैं। तभी बाहर जैनी खड़ी होती है जिसे देखकर पॉल घबरा जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि इतनी रात को क्या कर रही हो। तब जैनी उन्हें बताती है कि मुझे भी वो आवाज़ आ रही थी। पॉल उसे कहते हैं कि अब वो आवाज़ नहीं आएगी और जैनी आंखें बंद में ही चलकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी एक साया दिखाया जाता है जो उस पियानो को बजा रहा होता है। अगले दिन क्रिश के घर जैनी का फ़ोन रह गया होता है जिसे क्रिश लौटाने उनके घर जा रहा होता है। तभी उसे पॉल का कॉल आता है और क्रिश उसे बताता है कि उसका फ़ोन हमारे घर रह गया था। पॉल क्रिश को बताता है कि जैनी और सारा सुबह से नहीं मिल रही। तब क्रिश जैनी को ढूंढने पॉल के साथ चले जाता है। पॉल देखता है कि जैनी खाई की तरफ जा रही है और वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जैनी खाई के बिल्कुल कोने पे जाकर रुक जाती है और जैसे ही पॉल उसके पास आता है तो जैनी पलट कर वापस जाने लग जाती है।
घर जाकर पॉल उसे डांटना चाहता है उसकी इस हरकत पे, लेकिन जैसे ही वो जेनी को कुछ कह रहा होता है तभी जेनी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन पॉल जेनी को डॉक्टर प्रसाद के पास ले जाता है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है, और वो जेनी को ठीक करने के लिए उससे बात करना शुरू करते हैं। जेनी उन्हें बताती है कि एक रात जब वो टॉयलेट में बैठकर एक किताब पढ़ रही होती है तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, और वो सोचती है कि शायद सारा होगी, और लगातार कोई दरवाज़ा को नॉक कर रहा होता है। जेनी उससे परेशान होकर बाहर पानी फेंकने जाती है, तब वहाँ पर सारे नहीं होती, और जो पानी उसने फेंका होता है वो खून में बदल गया होता है, जिसे देखकर जेनी डर जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन तब भी दरवाजे को नॉक नॉक करने की आवाज़ आ रही होती है। जब जेनी पीछे होती जाती है तो जब वो वापस टॉयलेट में बैठती है तो वो टॉयलेट में नहीं बल्कि किसी की गोद में बैठ जाती है। ऑलरेडी टॉयलेट के ऊपर कोई बैठा होता है। डॉक्टर प्रसाद इतना सुनने के बाद जेनी को कहते हैं बाकी की बात हम कल कर लेंगे। डॉक्टर प्रसाद क्रिश और पॉल से कहते हैं कि मुझे जेनी के बारे में थोड़ा और जानना होगा, और अगले दिन पॉल जेनी और सारा को अपने साथ फैक्ट्री साइट पर ले जाता है, और तभी पीछे से डॉक्टर प्रसाद जेनी के रूप में आते हैं और वो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें पता करते हैं कि कैसे जेनी शैतान पर भी विश्वास रखती है और भगवान पर भी। अगले दिन डॉक्टर प्रसाद जेनी के ऊपर हिप्नोटाइज करते हैं और वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाती है, और तब डॉक्टर प्रसाद उससे पूछते हैं कि उस दिन तुम खाई की तरफ क्यों गई थी। तब जेनी ये रिप्लाई करती है कि वो खाई की तरफ नहीं गई थी। तब डॉक्टर प्रसाद कहते हैं जो गई थी उससे बात हो सकती है। तब एकदम जेनी सर नीचे की तरफ झुका लेती है और चाइनीज़ में कुछ बोलती है। वो अपने साथ एक शख्स को लाए होते हैं जो चाइनीज़ समझता है, और वो उन्हें बताता है कि वो कह रही है कि इस घर से चले जाओ। तब डॉक्टर प्रसाद उसे कहते हैं कि ये बोलने वाली तुम कौन होती हो। लेकिन तभी जेनी अपने पेट को पहुंचने लग जाती है और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रही हो, तो वो जवाब देती है कि वो खून पहुंच रही है। तभी वो उसे हिप्नोसिस से बाहर ले आते हैं और जेनी को कुछ भी याद नहीं होता, जिस बात से जेनी के फादर बहुत परेशान हो जाते हैं। तब डॉक्टर प्रसाद ये बताते हैं कि जेनी का दिमाग उसकी माँ की मृत्यु से बहुत ही ज़्यादा दुख में चला गया था, जिसके कारण वो बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी और उसने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। इसलिए वो भूतों की कहानी पर यकीन रखती है। अगर वो डेविल पर यकीन रखती है तो वो गॉड पर भी यकीन रखती होगी। इसलिए उसकी तसल्ली के लिए हमें एक नकली एक्सोर्सिज्म करेंगे, जिससे कि उसे लगने लगेगा कि उसके अंदर से वो शैतानी आत्मा चली गई। और फिर वो सभी पैस्टर जोशुआ से मिलने जाते हैं, जो कि चर्च में प्राइस्ट होते हैं, और वो उन्हें कन्विंस करवा लेते हैं कि वो एक एक्सोर्सिज्म करें। लेकिन पैस्टर जोशुआ कहते हैं कि चाहे आप ये सब फेक करेंगे, लेकिन मैं इसे झुटला नहीं सकता, इसलिए मैं सारा सामान रियल लेके जाऊंगा और रियल एक्सोर्सिज्म ही अटेम्प्ट करूंगा। अगले दिन ये चारों पहुंच जाते हैं जेनी के पास। पेस्टर के एक्सोर्सिज्म शुरू करने से पहले डॉक्टर प्रसाद उसे कहते हैं कि जिसने हमसे कल बात की थी, अगर तुम नहीं आई तो हम एक्सोर्सिज्म ऐसे ही शुरू कर देंगे। और तभी जेनी के शरीर की हड्डियां मुड़ने लगती हैं। पेस्टर एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं और जेनी चिल्लाने लग जाती है, और वो चिल्लाते चिल्लाते कमरे के सारे शीशे तोड़ देती है। पॉल उसे रोकने आते हैं, लेकिन वो पॉल को पीछे फेंक देती है, और तब इन चारों को समझ आ जाता है कि जेनी के अंदर सचमुच में कोई साया है, और वो उसे कुर्सी से बांध देते हैं। लेकिन कुर्सी हवा में लेविटेट होने लग जाती है। कुर्सी से अलग होते ही जेनी शांत हो जाती है, लेकिन तभी उसे पीछे धक्का लगता है और क्रिश के ऊपर अलमीरा गिर जाती है। पेस्टर के हाथ से क्रॉस छूट जाता है और वो भी हवा में लेविटेट होने लग जाती है, और जेनी बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही जेनी खामोश होती है तभी पेस्टर गर्दन के बल नीचे गिर जाते हैं, और वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में रह जाते हैं। और अब जेनी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन पेस्टर कोमा में चले जाते हैं। और उसी दिन रात को पॉल के घर नौकरानी होती है। वो एक गुड़िया बनाकर जादू की विद्या कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है और उसे ये सब करने से रोक देता है। उसी दिन रात को पॉल के घर के अंदर कोई आ रहा होता है, और वो अंदर आ जाता है की होल से, और वो साया उनके घर पे काम करने वाली के कमरे में चले जाता है और उसे बिल्कुल वैसे ही मारता है जैसे उसने गुड़िया बनाई थी। अगले दिन पॉल के पूरे परिवार को वो कहीं नहीं मिलती। पॉल उसके कमरे में बेड के नीचे देखता है जहाँ पर वो गुड़िया पड़ी होती है, और बेड के नीचे किसी के खरोचने के निशान भी होते हैं, जिसे देख के पॉल बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और अपने फादर से कहता है कि उस बंजारे को बुलाना होगा, जिसे पिछली बार पॉल ने ही घर से निकाल दिया था। जब वो बंजारा उनके घर आता है तो वो उन्हें बताता है कि वो अपनी इस रेत के थ्रू स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकता है, और वो उनसे बात करना शुरू करता है। वो उन्हें बताता है कि इस घर में एक माँ और बेटी की स्पिरिट है, जो कि तुम्हें इस घर से सही सलामत निकाल देना चाहती थी, लेकिन उन दोनों के अलावा यहाँ पर एक और स्पिरिट भी है, और उसी स्पिरिट ने तुम्हें यहाँ पर रोका हुआ था। पॉल कहता है कि हम आज इस घर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बंजारा कहता है उससे अब कुछ नहीं होगा, अब तुम कहीं भी चले जाओ, वो आत्मा तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, इसलिए तुम्हें इस घर में रहकर ही उसका सामना करना होगा। तभी दिखाया जाता है क्रिश के घर, जहाँ पर लक्ष्मी क्रिश को ये खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। अभी डॉक्टर प्रसाद उस केस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, और वो पुलिस से 80 साल पहले की उस केस की फाइल मंगवाते हैं, और वो उस टाइम की फाइल होती है जब वहाँ पर वो पूरा चाइनीज परिवार रहता होता था, और उन्हें उनकी फ़ोटो भी मिल जाती है।
उसी दिन रात को क्रिश को बाहर किसी की आवाज़ आती है और वो जब दूसरे कमरे में जाता है तो सारा फर्नीचर उल्टा हुआ होता है और कुछ हवा में लेविटेट भी होता है। जब वो बाहर जाता है तो उसकी कार के साथ भी यही होता है। उसके पीछे एक साया होता है जो कि उसे पकड़ना चाहता है, लेकिन क्रिश के पलटते ही वो साया उसका पीछा करना बंद कर देता है और जब वो अंदर आता है तो वो बेड पर ही सोया होता है। और ये देखकर क्रिश को पता लगता है कि वो अपने शरीर के साथ नहीं उठा, बल्कि सिर्फ उसकी आत्मा ही उसके शरीर से बाहर आ गई है। और उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखती है जो कि लक्ष्मी के पेट पर हाथ लगाती है। क्रिश उसे रोकने आता है, तभी वो दूसरी आत्मा भी उसके पीछे आ जाती है और क्रिश जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो अपने बेड पर होता है और तब उसे पता लगता है कि वो सपना देख रहा था। अगले दिन जब क्रिश हॉस्पिटल चले जाता है तो लक्ष्मी देखती है उनके घर पानी नहीं आ रहा और वो वाटर टैंक को देखने छत पर चढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो छत पर वाटर टैंक को देखने जा रही होती है, वहाँ पर उस छोटी लड़की की आत्मा होती है जो कि लक्ष्मी को डरा देती है और लक्ष्मी ऊपर से नीचे गिर जाती है। और क्रिश उसे हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि लक्ष्मी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन लक्ष्मी भी ठीक होती है और उसका बच्चा भी ठीक होता है। तब क्रिश ब्रेन सर्जरी करने के लिए जाता है, लेकिन अब तक क्रिश के साथ काफ़ी कुछ हो चुका है जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट रहता है और अपना सर्जरी के ऊपर फोकस नहीं बना पा रहा होता। और जब वो अपनी सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है तब भी उसे उन दोनों माँ बेटी की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसी सर्जरी रूम में आसपास घूम रही होती हैं। लेकिन फिर भी क्रिश उन सबको इग्नोर करके अपनी सर्जरी परफॉर्म कर ही रहा होता है। लेकिन तभी क्रिश को उस पेशेंट के सर पर कुछ दिखाई देता है जिसके कारण वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गलती कर बैठता है और उस पेशेंट के सर से खून आने लग जाता है। और इस गलती के कारण क्रिश को हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया जाता है क्योंकि उस पेशेंट की जान भी जा सकती थी। तब डॉक्टर प्रसाद क्रिश से मिलने आते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें उस फाइल से पता चल गया है कि पॉल के घर में 80 साल पहले क्या हुआ था, कि कैसे एक दिन वो पूरा चाइनीज परिवार घर पे मरा हुआ पाया गया था। वो बताते हैं कि इस पूरे हादसे को एक लड़की ने अपनी आंखों से देखा है और वो लड़की अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो उस लेडी के पास चले जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि 80 साल पहले क्या हुआ था। वो बताती है कि 80 साल पहले एक आदमी अपनी बीवी और बच्ची के साथ यहाँ पर रहता था जिसका नाम था लियू वे। उनके घर में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसमें बहुत सुंदर फूल खिलते थे और उस लड़की की माँ हमेशा उसे फूल तोड़ने देती थी। लेकिन एक दिन जब वो माँ और बेटी घर पर नहीं थे तो मैं उनके घर फूल तोड़ने गई, लेकिन उस आदमी लियू वे ने मुझे पकड़ लिया और घर के अंदर ले आया। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आ गई और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया, जिस बात से लियू वे को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हमें लड़का चाहिए तो हमें शैतान की पूजा करनी होगी और एक लड़की की कुर्बानी देनी होगी। और तब वो उसे बेहोश कर देता है और अपनी बेटी को ले आता है। उसे कहता है कि अगर तुम्हें एक छोटा भाई चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और तब लियू वे अपनी ही बेटी का गला काट देता है। ये देखकर उसकी माँ से ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो खुद की जान ले लेती है और लियू वे भी कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और जिस दिन उसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी होती है वो दिन था सूर्य ग्रहण का और वो बताती है कि कल फिर से सूर्य ग्रहण है। ये सुनने के बाद क्रिश और डॉक्टर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ पॉल के घर में दिखाया जाता है कि वो बंजारा उनसे पूछता है कि तुम घर में कोई ऐसी चीज़ मिली है जो यहाँ बहुत टाइम से हो पर तुम्हारी ना हो। तब जैनी उसे वो कंघी ला कर देती है और उसे बताती है कि उसे ये एक पेड़ के नीचे मिली थी। तब जैनी, पॉल और वो आदमी उस पेड़ के पास चले जाते हैं। तब वो बंजारा उस पेड़ पे हाथ लगा के कुछ महसूस करता है और वो वहाँ पर खोदने को कहता है और वहाँ पर खोदने पर उस पूरे चाइनीज़ परिवार की लाश मिलती है। और तब वो बताता है कि अब तक वो माँ और बेटी की स्पिरिट तुम्हें इस घर से बाहर भेजना चाहती थी, लेकिन लियू वे की आत्मा ने तुम्हें जाने नहीं दिया। और अब पॉल की फैमिली को भी सब पता चल जाता है कि 80 साल पहले क्या हुआ था और वो आत्माएं क्यों हमें इस घर से बाहर निकालना चाहती थी और लियू वे हमें रोकना चाहता था। और हॉस्पिटल में लक्ष्मी को भी उस माँ और बेटी की आत्मा दिखती है, जिससे डरने के कारण वो हॉस्पिटल के किसी और कमरे में चली जाती है और ये होता है पैस्टर जोशुआ का रूम। तब पैस्टर जोशुआ कोमा से बाहर आ जाते हैं और वो लक्ष्मी से बात करने लग जाते हैं। लक्ष्मी पूरी तरह से नॉर्मल होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले वो पैस्टर जोशुआ से मिलती है और वो लक्ष्मी को उस दिन की बात बताते हैं, वो क्यों इतने शौक में चले गए थे। तो वो वापस अपने घर आ जाती है और क्रिश भी वापस आ जाता है। वो बता देती है कि पैस्टर को होश आ गया था और उन्होंने कहा है कि हमें अगले 1 घंटे तक जैनी को कमरे में बंद करके रखना होगा। क्रिश और लक्ष्मी पॉल के घर में चले जाते हैं। लक्ष्मी पॉल से पूछती है कि जैनी कहाँ है। तब वो बताते हैं कि जैनी अपने रूम में होती है और तब लक्ष्मी और क्रिश जैनी के रूम में जाते हैं और उसे ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी कमरे के अंदर नहीं जाती, सिर्फ क्रिश ही उसके अंदर जाता है और वो क्रिश को लॉक कर देती है। तब पॉल का पूरा परिवार और जैनी भी वहाँ से आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम क्रिश को अंदर बंद क्यों कर रही हो। तब लक्ष्मी बता देती है कि पैस्टर जोशुआ ने मुझे बता दिया और उस दिन उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने बताया था कि जो लियू वे की आत्मा है वो क्रिश के अंदर है, उसने क्रिश को पोसेस्ड किया हुआ है, इसलिए आज लियू वे आपकी छोटी बेटी का बलिदान देगा और हमें किसी भी तरह क्रिश को इस कमरे के अंदर रोकना होगा। और तब दिखाया जाता है कि क्रिश यहाँ आने से पहले डॉक्टर प्रसाद को भी मार चुका है ताकि वो इन्हें रोकने में बिल्कुल मदद ना कर पाएँ। और अब क्रिश दरवाज़ा खटखटाने लग जाता है और बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है।
लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते और उसे रोक के खड़े होते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में क्रिश उस दरवाजे को तोड़ देता है और तब लग जाता है पूरा सूर्य ग्रहण, और साथ ही साथ क्रिश की आवाज़ भी बदल जाती है और वो सारा को ढूंढना शुरू कर देता है ताकि वो आज उसकी कुर्बानी दे सके। वो सारे उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन क्रिश को सारा मिल जाती है और वो उसे उस कमरे में भी ले आता है, वही सब कहकर जो 80 साल पहले लियू वे ने अपनी बेटी से कहा था। तब वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है और वो क्रिश को कहती है कि मैं अपनी जान ले लूँगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे की कुर्बानी देकर ये बच्चा जन्म लेगा तो मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दूंगी और खुदकुशी कर लूँगी। और तब ये सुन के क्रिश भी रुक जाता है, क्योंकि 80 साल पहले लियू वे की पत्नी ने भी ऐसा ही किया था। और वो सारे मिलकर सारा को वहाँ से ले जाते हैं और क्रिश को रोकते हैं, लेकिन क्रिश उनके कंट्रोल में नहीं आता। और फिर वहाँ पर उन दोनों माँ बेटी की भी आत्मा आती है जो कि उसे रोक रही होती हैं। और तब दिखाया जाता है कि सूर्य ग्रहण पूरा हो चुका है और क्रिश हवा में लेविटेट होने लग जाता है और उसके अंदर से लियू वे की आत्मा भी निकल जाती है और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और अब सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और फिर कहानी दिखाई जाती है 4 साल बाद की, जहाँ पर क्रिश गोवा में सेटल हो चुका है अपने पूरे परिवार के साथ। उनसे मिलने वहाँ पर पॉल और जेनी आते हैं और वो क्रिश के बेटे से भी मिलना चाहते हैं। तभी क्रिश अपने बेटे को आवाज़ मारता है और क्रिश के बेटे की आंख वैसी ही होती है जैसी कई साल पहले लियू वे की थी। और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है, जिसका नाम है द हाउस नेक्स्ट डोर। ये मूवी का थोड़ा कॉन्सेप्ट फीमेल फर्टिसाइड के ऊपर दिखाया गया है कि लड़की को किसी भी परिस्थिति में मारना एक बहुत बड़ा पाप है और पूरी दुनिया को ये मैसेज देता है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.7 और इसे रोटन टोमेटोज पर रेटिंग मिली है 100%। इस मूवी के डायरेक्टर थे मिलिंद राव और इस मूवी के प्रोड्यूसर थे सिद्धार्थ, और इसमें मेन स्टार कास्ट थे सिद्धार्थ और एंड्रिया जेरेमिया। ये मूवी रिलीज हुई थी 3 नवंबर 2017 को। ये मूवी का बजट था 11 करोड़ और वहीं पर इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 15 करोड़। और ये मूवी एक तमिल बेस्ड मूवी थी और इस मूवी का तमिल में नाम था अवल। तो यही थी इस मूवी से जुड़ी पूरी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बता दिया या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर पुश कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जियो ज़िंदगी।